मैं इमरान खान हूँ। अभी जो लेटेस्ट खबर आई है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सऊदी अरब में जो दारुल हुकूमत रियाद है, वहाँ अमरीकी एम्बेसी के ऊपर धमाका हुआ है बड़ा खौफनाक। और उसके मनाज़र जो हैं वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अभी ये सोशल मीडिया पे आई है खबर, कुछ इसराइली मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। इसकी तस्दीक अभी नहीं हो सकी, लेकिन ये धमाका रिपोर्ट हुआ है। अब नाज़रीन, एक और सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि ये जो अमेरिका के 3 जेट गिरे हैं, ये गिराए किसने? देखिए, ईरान ने गुज़िश्ता चंद महीनों में सरफेस से फजा में, यानी जमीन से फजा में मार करने वाले कुछ हथियारों का मुआहदा किया था, चाइना के साथ भी और रशिया के साथ भी। इन दोनों के पास ये हथियार बहुत अच्छी कैपेसिटी वाले मौजूद हैं। अब क्या ये हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, इसके बारे में आप अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जंग चल रही है। जंग के बाद इसका तखमीना लगाया जाएगा। लेकिन ईरान ये कहता है कि उन्होंने अमेरिकन तैयारे गिराए। लेकिन अगर कुवैत ने गलती से गिराए हैं, तो गलती से एक आधा गिरता है ना, 3 तो नहीं गिर जाते। और ये जो तैयारे होते हैं, या जो सिस्टम जिस मुल्क के अंदर ये चल रहा होता है, वो आपस में इंटीग्रेट करते हैं कि गलती से वो गिरने भी लगता है तो वो फौरन उनको सिस्टम बताता है कि ये इसको नहीं छेड़ना आपने, ये हमारा है। तो अगर गलती से गिर जाता तो एक गिर जाता, 3 तो उन्होंने अनाउंस कर दिया, पता नहीं कितने गिरे। तो ये जो गिरे हैं, अगर ये गलती से गिरे हैं तो ये 3 नहीं गिर सकते। अब ईरान ने क्या किया? ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा। ईरान ने इसराइल को तख्ता मश्क बना लिया। इसराइली शहरों के ऊपर वो ऐसे बम मारता है जैसे बारिश कर बमों की, और छोटे और बड़े मिसाइल ईरान इस्तेमाल कर रहा है। फिर मिसाइलों की तादाद भी उनकी बहुत ज्यादा है। इस बारे में कोई रिपोर्टें भी आ गई हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो ईरान ने एक और दावा किया कि जो अब्राहम लिंकन तैयारा बरदार एक शिप है, बहुत बड़ा बहरी जहाज है, बेड़ा है अमेरिका का, वो इस खित्ते से दूर भाग रहा है और वो यहां से पीछे हट रहा है। और उसकी वजह यह है कि ईरानी मिसाइलों की हदूद से वो बाहर निकलना चाहता है। और उनके लिए प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत कीमती है, उसके ऊपर उनके तैयारे भी हैं, उसके ऊपर उनकी बड़ा सेटअप लगा हुआ है। अगर वो तबाह हो जाता है तो अमेरिका का तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दुनिया को जिन अपने बहरी बेड़ों के जरिए से अमेरिका दबाता है, उनमें एक बहरी बेड़ा ये भी है। तो ईरान का ये दावा है कि वो इस खित्ते से भाग रहा है। दूसरा, ईरान का दावा है कि बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने अमेरिकन फौजी मारे हैं, जबकि अमेरिकन ने अब एतराफ किया है कि 6 फौजी उनके मारे गए हैं और 20 के करीब उनके फौजी जख्मी हुए हैं। ये अमेरिकन एतराफ है। अब देखिए, दोनों तरफ से चीजों को एग्जेजरेट तो किया जाता है। जब भी जंग होती है ऐसा होता है। ईरान अमेरिकन फौजियों की हलाकतें ज्यादा बताएगा और अमेरिका कम बताएगा, ये तो होगा। लेकिन मैं आपके सामने सिचुएशन फिर भी रख रहा हूं। चीन ने और रूस ने ईरान की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया। उन्होंने कहा जी, ईरान को पूरा हक है कि वो अपना दिफा करे और अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करे, और वो हर लिहाज से साथ हैं ईरान के। उन्होंने कहा जी, भरपूर हमायत की हम यकीन दहानी करवाते हैं। ये दोनों मुल्कों के वज़राए खारजा के अंदर राब्ता हुआ है। चीन ने अमेरिका और इसराइल की खुलकर मजम्मत भी कर दी है और लड़ाई फैलने के खदशे का इजहार भी किया, और यही बात रशिया ने भी की है। रशिया ने ना सिर्फ ईरान का साथ दिया, बल्कि ये कहा कि वो इस हमले की मजम्मत करते हैं जो अमेरिका ने और इसराइल ने की है, बल्कि ईरान के दिफा का हक तस्लीम करते हैं और ईरान की भरपूर हमायत भी करते हैं। रूस ने भी वही कहा। लेकिन इसमें जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि रूस के एक अहम ओहदेदार हैं और प्यूटन के बहुत अच्छे साथी हैं, बहुत करीबी साथी हैं, दिमित्री मेदवेदेव, ये उनका नाम है। इनके नाम भी लेना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे ही कोई नाम है, लेकिन दिमित्री पहला वर्ड है। और बड़े अहम ओहदेदार हैं रशिया के। उन्होंने खबरदार किया है और ये वार्निंग जारी की है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं रुकते तो यकीनी तौर पर तीसरी जंग अजीम शुरू हो सकती है, यानी एक आलमी जंग लग सकती है। और ये प्यूटन के बहुत करीबी साथी हैं। इन्होंने कहा, अमेरिका ने खुद को और दुनिया को एक रिस्क में डाल दिया। ये जो अमेरिका ने किया, ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब अमेरिका भी रिस्क में है और दुनिया भी रिस्क में है। द इकोनॉमिस्ट ने एक रिपोर्ट लिखी है, और ये बात रशिया की ठीक है, चाइना भी ठीक बात कर रहा है कि अमेरिका ने अजीबोगरीब पंगा ले लिया, ये लड़ाई फैल सकती। द इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि बहुत इम्कान है कि जंग अमेरिका हार जाएगा। और माजी में बराक ओबामा पर इसी बारे में तनकीद करने वाला डोनाल्ड ट्रंप, वो कैसे अपने फौजियों को इस हलाकत में डाल सकता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था बराक ओबामा को कि ये अपनी मकबूलियत को बढ़ाने के लिए ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है। और प्रॉब्लम पीछे 2 बताए जा रहे हैं। तो मिड टर्म इलेक्शन जो आ रहा है अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप की कोई तैयारी नहीं है, वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप का मुहासबा भी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो इम्पीचमेंट का सामना भी करना पड़ सकता है। और उन्होंने खुद कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर मैं ये मिड टर्म हार गया तो मेरी इम्पीचमेंट पक्की है। दूसरा, जो एप्स्टीन फाइल है, जिसके बारे में हमें मौका नहीं मिला बात करने का, क्योंकि पाकिस्तान में इतने हालात खराब हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो ज्यादतियों के मामलात हैं, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम आ रहा है और वो बहुत बुरी तरह फंस रहे हैं। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने हड़बड़ा के इसराइल के कहने के ऊपर अटैक कर दिया ईरान पे, और वहां पे वो फंस गए। उन्हें लगता था कि 2-4 दिन में वो अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे, लेकिन वो अहदाफ से लगातार दूर होते चले जा रहे हैं।
वॉशिंगटन पोस्ट ने भी एक बड़ी अहम खबर दी है और उनकी खबर के मुताबिक, ये खबर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। और उन्होंने कहा जी कि ट्रंप इंतजामिया के अरकान और पेंटागन में ईरान के तनाज़े को काबू से बाहर जाने के खदशात में इजाफा हो रहा है। अमेरिका को खदशा है कि ईरान से जंग चंद हफ्तों तक तूल पकड़ सकती है। तवील लड़ाई से अमेरिका के फिजाई दिफाई जखायर खत्म हो सकते हैं, क्योंकि एक आने वाले मिसाइल को रोकने के लिए आमतौर पर 2 से 3 इंटरसेप्टर्स दरकार होते हैं। ये इंटरसेप्टर्स वो मिसाइल होते हैं जो आने वाले मिसाइल को या आने वाले ड्रोन अटैक को ये उसको रोकते हैं, और ये एक को रोकने के लिए 2-3 जो है वो हवा में जाते हैं। अब जरा आप फर्क चेक करें कि फर्क कितना ज्यादा है। जो ईरानी मिसाइल है ना, और ये बरतानवी रिपोर्ट है कि ईरानी मिसाइल जो है या उनका जो ड्रोन है जो आके अटैक करता है वो $35,000 का एक पड़ता है ईरान को, मगर उसे रोकने वाला जो इंटरसेप्टर है वो $4 मिलियन का मिसाइल है। एक $4 मिलियन का है, तो 100 गुना से ज्यादा महंगा है। यानी दुगना हो तो बहुत ज्यादा होता है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 100 गुना, ये इतना ज्यादा महंगा है उसको रोकना। तो उसकी कॉस्ट का बहुत ज्यादा फर्क है, और फिर बाद वो एक नहीं 2-2, 3-3 इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो ये बहुत कम खर्च में ईरान इस लड़ाई को बहुत लंबा ले जा सकता है। मार्को रूबियो की भी एक वीडियो इसी बारे में वायरल हुई है। मार्को रूबियो जो वजीर खारजा है अमेरिका के, उन्होंने कहा कि ईरान एक अंदाजे के मुताबिक हर महीने 100 से ज्यादा मिसाइल तैयार करता है, जबकि इतने ही अरसे में 6 से 7 इंटरसेप्टर तैयार हो सकते हैं। तो ये तो मुवाज़ना ही कोई नहीं है। यानी इंटरसेप्टर जो है उसकी टेक्नोलॉजी बड़ी पेचीदा है, वो 6 से 7 तैयार होते हैं, वो उधर 100 के करीब जो है वो हमला करने वाले मिसाइल या उससे ज्यादा तैयार कर लेता है। तो यहाँ पे मुकाबला नहीं है। और अमेरिका देखें कितने इंटरसेप्टर इस्तेमाल कर सकता है। अगर उनके पास ये लामहदूद होते या बहुत बड़ी मिकदार में या तादाद में अमेरिका के पास होते, तो अमेरिका खलीजी ममालिक को जरूर बचाता। यानी सऊदी अरब को ये शिकवा ना करना पड़ता, कतर को ये शिकवा ना करना पड़ता, कुवैत को ये शिकवा ना करना पड़ता कि अमेरिका उठा के इंटरसेप्टर्स ले गया है इसराइल में और वो इसराइल को बचाने की कोशिश कर रहा है। देखिए लामहदूद तो नहीं है ना, महदूद है, इसीलिए अमेरिका ने उनको मूव किया और ले जाके इसराइल को बचाना शुरू कर दिया और खलीजी ममालिक को अकेला छोड़ दिया। इस बात का शिकवा खलीजी ममालिक ने किया, खासतौर पर सऊदी अरब ने। और अमेरिका का जो अपना जखीरा है जो उन्होंने अपने दिफा के लिए रखा हुआ, उसको वो किसी लड़ाई में बाहर ले जाके नहीं झोंक सकते। लिहाजा उन्हें बहुत बड़ी मिकदार में इंटरसेप्टर्स चाहिए होंगे। अगर उनके पास नहीं है चंद हफ्तों के बाद, तो फिर बहुत वुल्नरेबल हो जाएगा इसराइल, क्योंकि इसराइल खुद ये नहीं बनाता। इसराइल खुद जितने हथियार बनाता है वो इस काबिल नहीं है कि वो ईरान का मुकाबला करे। और ईरान अगर लगातार हथियार बनाता जाता है और रशिया और चाइना की सपोर्ट उनके साथ रहती है, फिर बड़ी मुसीबत बन जाएगी, बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और जंग फैलने का खदशा ये चाइना कह रहा है, और तीसरी आलमी जंग का खतरा है ये रशिया कह रहा है, और ये बात फेंकी नहीं जा सकती। अब आलमी सतह पे देखें इसके असरात तो आ रहे हैं। अब नए हरमज जो है वो बंद होने की वजह से हजारों तेल बरदार जो टैंकर्स हैं उन्हें अब समझ नहीं आ रही जाना किधर है। उनका सफर रुक गया है, वो जैम हो गए हैं और सारे के सारे खड़े हैं और वो तलाश कर रहे हैं रास्ता कि हम जाएं कहां पे, और कई जो है वो लंगरअंदाज हो गए हैं। तो ईरान ने ऑफिशियली आबनाए हरमज को बंद कर दिया है और ये उसको लंबे अरसे तक बंद रख सकता है, और कुछ ना करे तो इसको बंद रख सकता है। इससे पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी और एक बहुत बड़ा माशी बहरान पैदा हो जाएगा। कतर ने गैस की प्रोडक्शन बंद कर दी है और उसके बाद जो यूरोपियन गैस है उसकी प्राइस 45% तक बढ़ गई है। आज मैं आपको बता रहा हूं, कल ये 28% तक बढ़ी थी और अब जो खबर आई है लेटेस्ट वो ये बता रही है कि 45% तक यूरोपियन गैस की प्राइस बढ़ गई है, जो बहुत खतरनाक है और ये कोई अच्छी खबर नहीं है। एक तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज खैबर पख्तूनख्वा में अमन जरगा होने जा रहा है और खैबर पख्तूनख्वा के हालात ठीक नहीं है। एक SHO जिसे अगवा किया गया था उसे कत्ल कर दिया गया है। ये एक बहुत अफसोसनाक वाकया है जो पेश आया खैबर पख्तूनख्वा में। और 2 रोज कबल जो है वो बन्नू से अगवा किया गया था SHO को, उसे शहीद कर दिया गया। इसके अलावा एक मुबैना तौर पे अटैक हुआ है वाना में कैडेट कॉलेज पे, वहां पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई जख्मी नहीं हुआ और इतला के मुताबिक तमाम दहशतगर्दों को कत्ल कर दिया गया है। मैंने उसके मनाजिर देखे। मैं सीरियसली आपको बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको दोबारा फिल्माया गया है, शायद इसलिए ताकि जो इंटेंसिटी है वो लोगों को पता चले, क्योंकि मैंने बहुत सारे दहशतगर्दी के वाकयात और ऑपरेशंस कवर किए हैं, बहुत सारे, इतने सारे कि मैं 2 मरतबा बम धमाकों में जख्मी हुआ, कई मरतबा मैं मरते मरते बचा। मैं खुद कैमरा लेकर अपने हाथ में कैमरा पकड़ के मैं कवरेज करता रहा हूँ। हम प्रोफेशनल लोग हैं, हम जानते हैं, सारी जिंदगी हमने ये काम किया है। मेरा तकरीबन 20 साल का एक्सपीरियंस है इसी जर्नलिज्म में, तो बहुत सारे ऑपरेशंस मैंने कवर किए हैं।
रेस्क्यू की चंद वीडियो जो आई वहां से, वाना कैडेट कॉलेज से, उनमें क्योंकि मैं प्रोडक्शन का आदमी हूं तो मुझे इस बात का पता है। मैं आपको बता देता हूं कि हमले के दौरान इस किस्म की जो फिल्म बंदी है वो मुमकिन नहीं होती। जिस तरह के मनाजिर हैं बच्चों को रेस्क्यू करने के, ये वाकये के बाद किसी ड्रिल के तो हो सकते हैं, लेकिन ये उस वाकये के दौरान के नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि वाकया नहीं हुआ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि ये जो मनाजिर हैं ये बाद में फिल्माए गए हों, या ये उससे मुतसल किसी और इलाके के हों, क्योंकि बहुत ही स्टैटिक थे। कैमरामैन खुद किस मुकाम पर खड़ा है, एक बहुत बड़ा सवाल था, बहुत अजीब लग रहा था। हो सकता है कि हमला खत्म होने के बाद ये वीडियो बनाई गई हो, लेकिन क्योंकि इस वीडियो में वो अर्जेंसी नहीं थी, वो अफरा तफरी, वो इमरजेंसी नहीं थी जो नॉर्मली ऐसे मुकाम पे होती है। बहरहाल आज एक बड़ा दिन ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन जरगा हो रहा है। इस जरगे में जो शमूलियत है पॉलिटिकल पार्टियों की, स्टेक होल्डर्स की, वो बताएगी कि ये कितना इंपॉर्टेंट जरगा है। फिर इसके अंदर जो फैसले आएंगे और इसका जो एलामिया जारी किया जाएगा, अब जब हम नेक्स्ट वीलॉग करेंगे तो आप सुनेंगे कि इसका एलामिया क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एलामिया मैं आपके साथ शेयर करूंगा और वो एक रुख का तयन करेगा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वफाक के साथ मिलकर इस दहशतगर्दी से कैसे निमटना चाहती है, या निमटने का रास्ता क्या है। ये इशू तो बन गया, लेकिन गुज़िश्ता रात मैं एक अजीब चीज आपको बताता हूँ। मुझे बड़ा अफसोस हुआ देखकर कि जश्न का समा था, जश्न चल रहा था, सेलिब्रेशन हो रही थी 27वीं आईनी तरमीम की। सरदारी साहब ने तमाम जो जमातें हैं इत्तेहादी, उन्हें बुलाया हुआ था, इशाइया हो रहा था, दावत हो रही थी, जश्न हो रहा था। वजीर आजम वॉज देयर और सदर भी वहां थे, बाकी लोगों को भी बुलाया गया था। तो किस बात का ये लोग जश्न मना रहे थे? यानी कल का दिन इतना अफसोसनाक था कि एक तो वाना में हमले की बड़ी खौफनाक कोशिश हुई, इस्लामाबाद में खौफनाक धमाका हुआ जिसमें 30 के करीब लोग जख्मी और 12 अफराद जाँ बहक हो गए। अब दिल्ली के अंदर 8 लोग मारे जाते हैं तो पूरे मुल्क में ऐसा लगता है सन्नाटा है। उनका मीडिया सिर्फ इसी पे बात कर रहा है और पूरी हुकूमत इसी पे बात कर रही है। प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे तक सब इसके ऊपर जुड़े हुए हैं और वो उसको एक ऐसे वाकये के तौर पे ले रहे हैं जिसने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया। 1.5 अरब का लगभग वो मुल्क होने वाला है और वहां पे 8 लोगों की मरने पे इतना वबीला मचता है धमाके के बाद। पाकिस्तान में हमारे कैपिटल के अंदर 12 लोग जो हैं वो जाँ बहक हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं और उसी रात वहां पे एक इशाइया किया जाता है। इरफान सिद्दीकी साहब का इंतकाल हुआ। PMLN को कम से कम ये तो कहना चाहिए था कि इरफान सिद्दीकी साहब के लिए रुक जाइए, अभी हम सोग में, हमें 1 आधे दिन के बाद या 2 दिन के बाद ये कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने ये भी आवाज उठाई कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने कि क्रिकेट खेली है जाकर, उन्हें वो नहीं खेलनी चाहिए थी जब दहशतगर्दी हो रही थी। तो ये अब दूसरी तरफ से लोग ये बात कर रहे हैं, लेकिन आज का जो एक चरका है, बड़ी खबर तो वहां से आएगी कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इन वाकयात के बारे में क्या सोच रही है और वहां के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलकर क्या चीजें तय कर रहे हैं। नादरीन, 3 जगहों पे इस वक्त रेड अलर्ट है, हाई अलर्ट। 3 ऐसे दारुल हुकूमत है, एक दिल्ली इंडिया का दारुल हुकूमत, एक इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत और एक काबुल अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत। खित्ते में एक बड़ी तनाव की कैफियत पैदा हो गई है, खास तौर पे 2 हमलों के बाद। एक इंडिया में जो कार का हमला हुआ है जिसको वो ग्रेजुअली पाकिस्तान की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मोड़ रहे हैं, वो उस हमले को उठा के कश्मीर तक तो पहुंच गए। अब वहां से उन्होंने पाकिस्तान में इसका खुरा दाखिल करना है जो उनकी आदत है। दूसरा, पाकिस्तान के वजीर खारजा ने इस्लामाबाद में होने वाले अटैक के ऊपर वजीर दिफा ने, ख्वाजा आसिफ ने, बराह रास्त अफगानिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा भी दिया है और उन्होंने कहा जी कि अफगानिस्तान ने पॉलिसी के तहत किया है, ये उनकी पॉलिसी है और इस तरह के धमाकों से वो दबाव बढ़ाते हैं। ये बड़ा संगीन इल्जाम है जो अफगानिस्तान के ऊपर लग गया है। यानी तरमीम के फायदे बताओ ना। आज तरमीम आप लेकर आए तो खड़े होकर आप कहें जी तरमीम में ये चीज अच्छी, ये चीज अच्छी, ये चीज अच्छी, हम इसलिए लेकर आए। तो तरमीम के फवायद बताने की बजाय, उसकी खूबियां बताने की बजाय, इन्होंने सारी तकरीरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुराइयों में कर दी। ये शेर अब्दुल मरवत साहब ने नुक्ता उठाया और बिल्कुल सही नुक्ता उठाया। देखिए, तरमीम में कुछ अच्छा है ही नहीं, ये तरमीम एक शर्मिंदगी है। ख्वाजा आसिफ से जब एक टॉक शो में पूछा किसी ने कि क्या नवाज शरीफ आएगा इसमें वोट डालने के लिए, तो उन्होंने बड़ा ना धीमे से लगा, हाँ जी वो आएंगे जनाब, ऐसे करके जवाब दिया। इसका मतलब आप जानते हैं बेचारे सारे के सारे डिप्रेशन में है कि हमसे क्या करवाया जा रहा है, इनसे बेड़ा गलत किस्म का काम करवाया जा रहा है। ना इनकी इज्जत बचेगी ना इनकी सियासत बचेगी। जो चाहे पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि मई में जो एक लड़ाई हुई थी ना इंडिया और पाकिस्तान की,
जिसमें इंडिया के तैयारे गिर गए थे, मियां नवाज शरीफ को अब वो बात पता चल गई है। मियां नवाज शरीफ साहब ने अब स्टेटमेंट जारी किया वो मई वाले इंसिडेंट का। इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग मई में हुई थी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये अक्टूबर के मिड में आके, बल्कि मिड के भी बाद, मियां नवाज शरीफ साहब को पता चल गया कि जनाब इंडिया और पाकिस्तान की तो लड़ाई लगी थी, और अब उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिया। मियां साहब का स्टेटमेंट है, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, पाकिस्तान की तरफ किसी को मैली आंख से देखने नहीं देंगे। क्या बात है मियां साहब की। मियां साहब आप सिर्फ 6 महीने लेट है, 5 महीने, लेकिन आपने स्टेटमेंट कमाल दिया। लेकिन अब आपको मालूम हुआ कि लड़ाई हो रही है, यानी आपको बताया ही नहीं किसी ने मियां साहब। मेरा ये मानना है कि चंद दिन के लिए जरूर उनकी फैमिली के लिए, रवादारी के लिए 2-4-5 दिन खामोशी रहनी चाहिए, लेकिन जिसका जो किरदार है वो हमेशा रहता है, वो बेनकाब रहता है। सबको जाके अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे जवाब देना है। इस दुनिया में जिसने बुरा किया, तारीख ने लिख लिया, और तारीख के अंदर उसका स्याह चेहरा हमेशा मौजूद रहा। ये वक्त आएगा जब इनके किरदार सबके डिस्कस होंगे कि इरफान सिद्दीकी साहब ने क्या किया था, सुहेल वड़ाइच साहब ने क्या किया था, अंसार अब्बासी साहब ने क्या किया था, तलत हुसैन साहब ने क्या किया। जिसने जो किया है ना, ये इनके सामने आ जाएगा। इनकी औलादें भी इसको याद रखेंगी इन लोगों ने क्या किया था उस वक्त। तो ये सारी दुनिया ने देखना है और ये होना है।